तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीबी बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे बी ट्रिपल के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ करंट एंड वोल्टेज लॉ, यानी हमें क्या करना है, किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को लिखना है। उसके बाद हमें एक फिगर दिया हुआ है, जिस फिगर के अंदर हमें जो 2 ओम रजिस्टर है इसके अराउंड हमें फाइंड आउट करना है करंट को। ठीक है, तो ये हमें करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो केवीएल केसीएल होता है, अगर आप वीडियो सीरीज देख के आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, बहुत बेहतर तरीके से मैंने अपलोड करके उसको आप तक पहुंचाया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अगर मिस मैच भी रही तो वहां से आपको जाकर मैच करना पड़ेगा, है कि नहीं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप हमारे जो वीडियो है उनको देख के आ रहे हैं, तो वहां पे जो चीजें हैं बहुत क्लियर एंड कट लिखी गई हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने चीजों को लिखा है जिससे कि कम समय में आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद इस वीडियो का है कि आप तक इन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, एट एनी जंक्शन यानी किसी भी जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम होता है वो करंट का वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। यानी मान लीजिए कोई भी नोड आपका हो गया, उस नोड पे अगर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट से अगर आपके करंट आ रहे हैं तो वो करंट एक एक दूसरे के साथ एक जगह आके मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, यानी सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो लॉ होता है वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज का कंजर्वेशन होता है इस प्रिंसिपल पे ये जो लॉ होता है वो काम करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा केसीएल था। अगर हम केवीएल की बात करें जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि एनी क्लोज लूप यानी किसी भी क्लोज लूप में जो अलजेब्रिक सम होता है वोल्टेज का वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, इसके इक्वल होगा। और ये जो लॉ होता है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। पार्ट बी हमारा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, जो 20 ओम रजिस्टर था उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि सॉरी 2 ओम, उसके अकॉर्डिंग हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट सोर्स आपका 35 वोल्ट था, राइट सोर्स आपका 40 वोल्ट, और टॉप रजिस्टर आपका 12 ओम एंड 4 ओम है, और मिडिल वर्टिकल जो आपका रजिस्टर है वो 2 ओम है, और लेफ्ट करंट जो थ्रो हो रहा है 2 ओम से वो आई हो रहा है। ठीक है, तो हमें आई का मान निकालना है। तो चूंकि हम यहाँ पे केवीएल और केसीएल भी अप्लाई करेंगे, तो केवीएल अप्लाई करते हैं हम लेफ्ट लूप में, यानी ए बी सी एफ ए की तरफ। तो यहाँ पे 35 इज इक्वल टू 12 आई वन प्लस 2 आई आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर से केवीएल अप्लाई कर रहे हैं राइट लूप में, यानी एफ सी डी ई एफ के अराउंड। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 40 इज इक्वल टू 4i2 प्लस 2i1, ओके सॉरी 2i। तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि अकॉर्डिंग टू द केसीएल तो यहाँ i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 होगा। तो सॉल्व करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को, तो हमें फ्रॉम लेफ्ट लूप के अकॉर्डिंग i1 का वैल्यू कितना आएगा, 35 माइनस 2i अपॉन 12। राइट लूप के लिए आपका i2 का वैल्यू आएगा 40 माइनस 2i अपॉन 4। एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ के अंदर, यानी i1 i2 के वैल्यू को i के अंदर रखेंगे तो हमें जो वैल्यू होगा i का मिलेगा। और इस सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो जैसे हम ये करेंगे तो आई का वैल्यू आपका 7.75 एम्पियर आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा, यानी ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा तब जब आप वीडियोस देखेंगे तब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट को देख के आइए तब इन क्वेश्चंस को देखिएगा। ओके, अगले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ये कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं। और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है 5 ओम रेजिस्टेंस के अराउंड, यानी ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग हमें मेश करंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है करंट को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके आंसर को। तो सुपरपोजिशन आपके सामने कह रहा है कि किसी भी लीनियर सर्किट जो कंटेन करता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, तो जो करंट होगा और वोल्टेज होगा किसी भी एलिमेंट में वो इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट से और वोल्टेज से जो प्रोड्यूस होंगे हर एक सोर्स के अकॉर्डिंग जो अकेले काम करता है। और साथ ही साथ सारे जो अनदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो रिप्लेस्ड होते हैं बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कंसिडर करना होगा वन सोर्स को एट ए टाइम, रिप्लेस करना होगा अनदर वोल्टेज सोर्स को बाय द शॉर्ट सर्किट एंड द करंट सोर्सेज बाय द ओपन सर्किट, एंड फाइंड करना होगा करंट को वोल्टेज को ड्यू टू द वन सोर्स,
एंड रिपीट करना होगा फॉर द सारे सोर्सेज के लिए, एंड ऐड करना होगा सारे इंडिविजुअल इफेक्ट्स को अलजेब्रिकली, ओके, टू गेट द टोटल रिस्पॉन्सेज। पार्ट बी की हम बात करें, पार्ट बी में हमें क्या करना है, 5 ओम रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को प्रोवाइड करके आपको बता रखा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, क्योंकि आप वीडियो देख के नहीं आ रहे हैं। अगर आप वीडियो देख के आएंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो हम मेश 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3i1 प्लस 2 इंटू i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 20 होगा। तो यहां से ये किसके इक्वल होगा, 5i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 20, जो कि इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। और यहां से हम मेश 2 को अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सेकंड हमें मिलेगा, और राइट लूप यहां अप्लाई करेंगे हम लोग तो हमें इक्वेशन थर्ड मिलेगा। एंड हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा i1 का वैल्यू 4.1, i2 का वैल्यू 3.0 और i3 का वैल्यू 3.4 आएगा। तो हमें 5 ओम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, तो 5 ओम के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 3.0 एम्पियर आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस देने हैं, थोड़ा छोटा छोटा डेफिनेशन है, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होते हैं, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अंदाजा लग चुका होगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट को भी कैरी कर रहा है, तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन करके अपलोड किया हुआ है। आप जाके एक बार देखिए, तब आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं आरएमएस वैल्यू के, तो कह रहा है कि जो इफेक्टिव वैल्यू होता है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो प्रोड्यूस करता है सेम हीटिंग इफेक्ट को एज अ डीसी वैल्यू इन रजिस्टर, यानी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन √2। ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा हमारा पीक वैल्यू का, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इज इन वन साइकिल, यानी जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है एसी यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एक साइकिल के अराउंड, तो ये डिनोटेड होता है आई मैक्स से और वी मैक्स से, ठीक है। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो जो मीन वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का ओवर वन हाफ साइकिल, तो ये साइन वेव के अकॉर्डिंग होता है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई मैक्स अपॉन पाई। और चौथा हमारा आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी जो आपका वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो स्मॉल आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी आपका होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो पता होने चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट बी हमें क्या कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए सारे जो गिवन चीजें दी गई हैं यहाँ पे तो दी ही हैं। तो यहाँ पे आर आपका 4 ओम है, एल आपका 100 mH है, जिसको हम चेंज करेंगे तो 0.01 हेनरी आएगा, और सप्लाई वोल्टेज आपका हाँ कितना है 100 वोल्ट है, और एफ आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंडक्टिव रेजिस्टेंस को। तो एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई एफ एल। तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करना है, तो एक्सएल निकल जाएगा 3.14। स्टेप 2 में हम इंपीडेंस निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू 5.08 ओम आएगा। स्टेप थर्ड के अंदर हम इनपुट करंट निकालेंगे आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, तो 100 अपॉन 5.08 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 19.68 एम्पियर आएगा। और उसके बाद हम स्टेप 4 के अंदर वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस द रजिस्टर, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर होगा, और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 78.7 वोल्ट आएगा। स्टेप 5 के अंदर हम क्या करेंगे, वोल्टेज फाइंड करेंगे अक्रॉस द इंडक्टर, तो VL इज इक्वल टू आई एक्सएल आएगा, और यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो VL का वैल्यू आपका 61.8 आ जाएगा वोल्ट। और पावर फैक्टर की बात करें तो cos फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, तो इसका जो वैल्यू आएगा cos फाइव का वो 0.79 आएगा। और उसके बाद आपका पावर कंज्यूम की बात करें तो पावर कंज्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आपका जो पावर होगा वो लगभग 1554 वाट आएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरे प्रोसेस है, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना हमें फैराडेज लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, और उसके बाद हमें बताना है कि जो रेजिस्टेंस का रोल है कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का कैसे होता है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है। तो फैराडेज लॉ की बात करें फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो पहला लॉ यहाँ पे कह रहा है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और कॉइल चेंज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन इट, यानी जब भी हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लिंक होता है कंडक्टर से और कॉइल चेंजेस से, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स है वो इंड्यूस्ड होता है उसके अंदर, और जब आपका सर्किट क्लोज हो तो इंड्यूस्ड जो करंट है वो फ्लो करता है। सेकेंड लॉ है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से, यानी इसका फॉर्मूला बनता है स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी, ओके।
जहां पे ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जो निगेटिव साइन है वो इंडिकेट करते हैं लेंज के लॉ को, जो शो करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, जो अपोज करते हैं कॉजेज जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा है फोर्थ का पार्ट बी, रोल ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इन एसी सर्किट। तो रेजिस्टेंस की हम बात करें तो ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हीट में, और साथ ही साथ ये वोल्टेज और करंट को बताता है कि ये सेम फेज के अंदर है। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज, यानी वोल्टेज को चेंज करने में मदद करता है, अपोज करता है करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, एंड ये यूज होता है इन द फिल्टरिंग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ओके, उसके बाद हमारा इंडक्टेंस आता है, जिससे हम लोग कैपिटल आर एल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो ये स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में, ये अपोज करता है चेंज इन करंट को, और ये जो आपका करंट लैग वोल्टेज होते हैं बाय द 90 डिग्री होता है, एंड ये यूज होते हैं चौक के अंदर, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर एंड मोटर्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एंड उसके बाद दूसरा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आपको करना क्या है, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, वहां पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का फिगर डायग्राम प्रॉपर चीजें वहां पे मेंशन करके मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहां पे जाके उसके करेक्ट आंसर को अच्छी तरीके से देखिएगा। यहाँ पे छोटा सा आंसर मैंने लिखने की कोशिश की है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा आंसर है, लेकिन ये एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप वहां पे जाइएगा, जरूर उनको देखिएगा और तब वहां पे इसका आंसर लिखिएगा। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें रेटेड पावर दिया है 25 किलो वोल्ट एम्पियर, और आपका आयरन लॉस दिया है आपका 350 वाट, एंड कॉपर लॉस दिया है 400 वाट। तो हमें फुल लोड एज्यूम करना है यूनिटी पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट पावर क्या होगा, पी आउट इज इक्वल टू 25 किलो वीए। तो इसको हम चेंज करेंगे वाट के अंदर, तो केवल 25,000 आएगा। ओके, और टोटल लॉस आपका क्या होगा, 305 प्लस, यानी सॉरी 350 प्लस 400, तो यहाँ पे आपका 750 आएगा। और यहाँ पे इनपुट क्या आएगा, इनपुट आपका 25,000 प्लस 750 होगा, तो 25,750 वाट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100। तो सिंपल पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा इफिशियंसी का, वो 97.08% आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द सिमेंटिक डायग्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, यानी एक सिमेंटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मशीन के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके पार्ट्स को लिखने हैं, और हमें एक्सप्लेन करना प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट ए की हम फिलहाल बात करें तो पार्ट ए का जो फिगर है, फिगर आप लोग अच्छी तरीके से जाइएगा, कहीं पर भी आप सर्च करिएगा, फिगर आपको देखने को मिल जाएगा, और उस फिगर के अंदर ये सारे टर्म्स होते हैं, जिन टर्म्स को मैं बता रहा हूँ। जैसे योक होता है, योक क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को और मैग्नेटिक पाथ को, पोल कोर को, और पोल शो होता है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को और स्प्रेड फ्लक्स को, एंड उसके बाद आपका आता है फील्डिंग वाइंडिंग जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। उसके बाद आपका आर्मेचर कोर आता है, जो इसके अंदर हाउसेस कंडक्टर्स एंड रिड्यूस द एडी करंट लॉस। एंड आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो जहां पे एमएफ इंड्यूस्ड होते हैं वहां पे आप ये यूज होता है। और कम्यूटेटर की बात करें तो ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। और ब्रशेस की बात करें तो ये कलेक्ट करता है करंट को फ्रॉम द कम्यूटेटर। एंड शाफ्ट एंड बियरिंग की बात करें तो ये सपोर्ट करता है रोटेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का आपको क्या करना है, पूरा फिगर डायग्राम हमारे वीडियो के अंदर जाइएगा, वहां पे आपको प्रॉपर फिगर डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, आप वहां पे जरूर देखिएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है कह रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, यानी डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का फिगर आपको बनाना है, आपके लिए काम यही है। और इसके अंदर जो टर्म्स होते हैं, जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फॉरवर्ड बेस हो गया, रिवर्स बेस हो गया, फीचर्स हो गया। तो फॉरवर्ड बेस इनिशियली एंड करंट यहाँ पे काफी स्मॉल होता है, और आफ्टर किनी वोल्टेज ये आपका जो है करंट इंक्रीज करता होता है रिपीटेडली, और डायोड जो है वो कंडक्ट करता है हैवीली। रिवर्स बेस की बात करें तो ये काफी स्मॉल रिवर्स होता है ड्यू टू द सैचुरेशन करंट फ्लो, एंड एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा सडनली। ओके, अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, एंड ये यूज होता है एज अ रेक्टिफायर। ओके, अब यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें फॉर द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया कि बेस इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट, यानी जो बेस होता है इसके अंदर वो कॉमन होता है इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इनपुट जो है वो अप्लाई होता है बिटवीन द इमीटर एंड बेस, और यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो टेकन होता है बिटवीन द कलेक्टर एंड द बेस। ओके, अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग प्रोसेस भी यहाँ पे पूरा आपका अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कि ये लो इनपुट रेजिस्टेंस कैरी करता है,
ये हाई आउटपुट रेजिस्टेंस कैरी करता है, साथ ही साथ ये करंट गेन करता है लेस देन 1, एंड ये यूज होता है इन द हाईली फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के अंदर। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखने हैं लॉजिक गेट पे, आरएस फ्लिप फ्लॉप पे, एंड कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में और बीएच कर्व में। ठीक है, तो लॉजिक गेट की हम बात करते हैं, तो लॉजिक गेट एक प्रकार का बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन को ऑन द बाइनरी इनपुट, दैट मींस 0 और 1 में, और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल बाइनरी आउटपुट को। और ये क्या होता है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम, यानी ये डिजिटल सिस्टम का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कंट्रोल सर्किट हो गया। अगर हम टाइप ऑफ लॉजिक गेट की बात करें तो एंड गेट हो गया, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर। तो यहाँ पे आपके कंडीशंस दिए गए हैं कि इसके पास कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आरएस फ्लिप फ्लॉप है, तो आरएस स्टैंड फॉर द रीसेट एंड सेट फ्लिप फ्लॉप, जो एक प्रकार का बेसिक मेमोरी डिवाइस होता है जो यूज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टोर करने के लिए 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो एस सेट करता है आउटपुट को 1, और आर जो होता है वो रिसेट करता है आउटपुट को 0 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आउटपुट क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन यहाँ पे दिए गए हैं टर्म एंड कंडीशन, अगर एस का वैल्यू 1 रहा, आर का वैल्यू 0 रहा, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये सारे कंडीशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तीसरा हमारा कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, और ड्राइविंग फोर्स इज ईएमएफ, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स एमएफ होता है, और अपोजिशन इज रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अपोजिशन क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। ओके, उसके बाद ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपका हॉपकिंसन्स लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पे यूनिट जो होता है करंट का एम्पियर होता है, इसका फ्लक्स यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर होता है, और एनर्जी डिसिपेटेड होते हैं एज हीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और लास्ट हमारा बीएच कर्व है, जो कि बीएच कर्व आपके सामने दिया हुआ है, इसका पूरा फीचर्स एंड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर लेना है, प्लेलिस्ट को देख लेना है, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अच्छी तरीके से देखना है, उनको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।